सामान हमसे छीन लिया गया। एक आंदोलन और हुआ था, उसमें भी कुछ इस तरह का ही माहौल हमारे साथ हुआ। और अभी वर्तमान में जिस तरह से अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर से लेकर जो 3 नवंबर तक हम गोरखपुर बिछुआ जेल की सलाखों के बीच में रहे, तो कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे साथ में घटी। लेकिन साथियों, उन घटनाओं से हम टूटे नहीं, बल्कि उन घटनाओं से हम और निखरे हैं और निखर कर आपके सामने आए हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाएं मनोबल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मनोबल बढ़ाने के लिए घटती हैं। तो हमें सही दिशा में बढ़ना चाहिए। ये हमारा अपना मन है, हमारा चित्त है। अगर हम सही सोचेंगे तो सही होगा। अगर उसको हम हताशा की तरफ लेंगे या गलत दृष्टि से देखेंगे तो गलत। आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए, शेयर करने में हमारा पैसा नहीं लगता, सिर्फ खाली एक अंगूठे का इस्तेमाल करके हमें शेयर वाले बटन को दबाना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि महत्वपूर्ण जानकारी है तमाम बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ में अन्य लोगों पर भी पहुँचे, क्योंकि आपके आईडी में हर तरह के लोग होते हैं। साथियों, जिस तरह से मैंने टाइटल लिखा है, भीमा कोरेगांव की जो शौर्य गाथा है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 11 मार्च सन 1689 की इस दिन साथियों जो संभाजी महाराज थे, जो कि बहुजन समाज खासकर महार जाति है उससे आते थे और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, और उनका बहुत एक शौर्य उस समय था। और जिस तरह से लोग उनको मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, तो बहुत बड़े स्तर पर उनका जो मान सम्मान उस समय होता था। महार जाति से आते थे और संभाजी महाराज इनका नाम था। लेकिन जब संभाजी महाराज जिस तरह से काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पेशवा लोग थे, जो मनुवादी अवस्था के लोग थे, उनको उनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो पेशवाओं ने किया क्या साथियों, संभाजी महाराज के शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके जो तुलाराम नदी है उसमें उनके टुकड़ों को बहाने का काम किया। और पूरे जो जिला था उसमें एक खबर फैला दी कि कोई भी व्यक्ति जो संभाजी महाराज है उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। और ये फरमान भी जारी कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार करता है या किसी भी तरह से जो उनके शरीर के टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, तो उसका भी वही हाल होगा जो संभाजी महाराज का हुआ है। मतलब एक तरह से महार जाति के लोगों के बीच में एक दहशत उत्पन्न करने का काम ब्राह्मणवादी लोगों ने किया, जो कि आप सभी जानते हैं बाजीराव पेशवाओं का शासन चल रहा था। जो बाजीराव पेशवा 2 है उनका शासन उस समय चल रहा था। तो उन्होंने संभाजी महाराज को मार दिया, उनके शरीर के सैकड़ों की संख्या में टुकड़े किए और तुलाराम नदी में उनको फेंक दिया। तो साथियों, कई दिन बीते, लेकिन महार जाति के लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाए और अन्य कोई व्यक्ति भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जो महाराज हैं संभाजी, उनके शरीर का अंतिम जो क्रियाक्रम है वो किया जा सके। लेकिन उसी बीच में से महार जाति का एक पहलवान जिसका नाम गणपत राव था, वो हिम्मत जुटाता है और वो निकल कर आता है और उसने जो संभाजी महाराज थे उसके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद साथियों उनको सुई धागे से सिला, और सुई धागे से सिलने के बाद उन्होंने उनका जो पार्थिव शरीर जोड़ा, उसका अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के बाद साथियों उन्होंने महाराष्ट्र में, जो कि पुणे है, वहीं पर उन्होंने जो संभाजी महाराज थे उनकी समाधि बनाने का काम किया। और जब ये बात पेशवाओं को पता चली तो पेशवाओं के खेमे में खलबली मच गई। और खलबली ऐसे वैसे नहीं, बल्कि उनके अंदर इतना प्रतिशोध उत्पन्न हो गया और इस तरह से वो आग बबूला हो गए कि जो हमने एक घोषणा की थी, लोगों में उसका डर कम से कम होना चाहिए था। लेकिन जो गणपत पहलवान था, जो कि महार जाति से आता था, उसने उस बात को चुनौती देते हुए जो संभाजी महाराज है उसके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया, उनको सिला और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। और फिर वहां पर उन्होंने उनकी समाधि बनाने का भी काम किया। जब पेशवाओं को ये बात पता चली तो साथियों पेशवाओं ने गणपत पहलवान को ढूंढना शुरू कर दिया। और जैसे ही गणपत पहलवान उन्हें मिले तो उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया। और जब मौत के घाट उन्होंने उतारा तो उन्होंने साथ साथ में एक फरमान भी जारी कर दिया कि आज के बाद जो महार जाति के लोग हैं वो दिन में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे भी तो उनके जो गले में हांडी और पीछे झाड़ू बंदी होगी। तो इस तरह का फरमान उस समय फरमाया गया। और जब संभाजी महाराज की हत्या हो चुकी थी तो साथियों उसके बाद जो पेशवा लोग थे
उनका जो अत्याचार शोषण है वो आए दिन महार जाति के लोगों पर बढ़ना शुरू हो गया और महार जाति के लोग बहुत पीड़ित होने लगे, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं जो पेशवा लोग थे, जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे, वो तरह तरह से महार लोगों पर अत्याचार शोषण कर रहे थे। अब समस्या सबसे बड़ी ये थी कि महार जाति के लोग जो कि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस समस्या से जूझने के लिए और जो आत्मसम्मान की उनकी लड़ाई थी उसको बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए किस तरह से इन लोगों से बदला ले, क्योंकि जो पेशवा लोग थे वो संख्या में ज़्यादा थे और ज़्यादा होने के नाते जो महार जाति के लोग थे भले वो ताकतवर थे लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं आपको अवगत कराती चलूँ कि जो महार लोग थे, जिस तरह से उस समय जो मार्शल सेना बनाई गई थी उसमें मतलब एक रेजिमेंट भी चलती थी, लेकिन वहाँ पर भी पेशवाओं ने जो मार्शल लॉ है उसको बना दिया ताकि जो महार जाति से आने वाले लोग थे वो सेना में भर्ती ना हो सके और वो युद्ध ना कर सके। तो साथियों इसके बाद आए दिन मतलब अत्याचार शोषण इतने बढ़ गए कि जो महार जाति के लोग थे वास्तव में बहुत परेशान हो गए। और उसी समय साथियों भारत में जो अंग्रेज थे वो आए थे, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे थे। लेकिन जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे, जो पेशवा लोग थे, अंग्रेज उनसे लड़ना तो चाहते थे लेकिन पेशवाओं के पास में शक्तिशाली सेना थी, इसलिए कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो भी कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन लगातार अंग्रेज प्रयास कर रहे थे कि जो पेशवाओं की सेना है उसको धराशाही किया जाए। और जब ये बात मतलब महार जाति के लोगों को पता चली कि इस तरह से आपस में द्वंद्व चल रहा है, तो एक युवक महार जाति का जिसका नाम सिद्धनाग था वो पेशवाओं के पास पहुंचा और उन्होंने आग्रह किया पेशवाओं से कि देखिए, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमें हमारा स्वाभिमान, हमारा मान सम्मान और हमारे हक अधिकार और जो हमारे गले में ये हांडी है और पीछे जो झाड़ू है, अगर आप इससे हमें मुक्ति दिलाते हैं तो हम अंग्रेजों के खिलाफ आपके साथ सेना में मिलकर युद्ध लड़ेंगे। तो साथियों ये बात सुनकर जो पेशवा थे वो एकदम से भड़क गए और उन्होंने सिद्धनाग को साफ साफ ये आदेश दे दिया कि यहाँ से भाग जाओ, तुम कौन से मान सम्मान की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तो मान सम्मान या तमाम जो हक अधिकार हैं वो हमें तुम्हें कैसे दे दे, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम गुलाम हो और गुलाम बनकर ही हमारी सेवा करते रहो। तो साथियों जब ये बात सिद्धनाग ने सुनी, जो कि महार जाति से ही आता था, तो उसके मन में कहीं ना कहीं प्रतिशोध की जो एक ज्वाला थी वो जलने लगी और उसने पेशवाओं को तुरंत उसी समय चुनौती दे डाली कि अब तो हम सीधे रणभूमि में मिलेंगे और अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए आपको धराशाही करके ही मानेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तो साथियों उसके बाद जब सिद्धनाग ने ये सारा घटनाक्रम घटा तो वो सीधा अंग्रेजों के पास पहुंच गया। जब उसने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि देखिए, इस देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, उसी देश में हमारे ही देश के लोग जो कि ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग हैं, जो कि मनुवादी अवस्था के लोग हैं, वो ही हम पर अत्याचार शोषण कर रहे हैं और हमारे तमाम हक अधिकारों को हमसे छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आप हमारा मान सम्मान, हमारे तमाम हक अधिकार अगर पेशवाओं से हमें वापस दिलवा देते हो। तो इस बात पर साथियों दोनों में, जो कि ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश लोग थे उनके साथ और महार जाति के जो लोग थे उनके साथ में समझौता हुआ कि अगर वो विजयी होते हैं तो तमाम सम्मान के साथ हक अधिकार महार लोगों को जो ब्रिटिश सरकार वो दिलवाने का काम करेगी। तो साथियों उसके बाद में सिद्धनाग पेशवा अपने 500 महार सैनिकों को लेकर अंग्रेजों के पास पहुंच गया और उसी समय अंग्रेजों ने साथियों महार रेजिमेंट बनाई थी, उसका गठन भी उसी समय हुआ था। तो महार रेजिमेंट में उन्होंने जो ये 500 महार सैनिक थे इनको भर्ती किया और भर्ती करने के बाद साथियों जब पेशवाओं से युद्ध हुआ तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पेशवा थे वो हर तरह से शक्तिशाली थे, उनके पास में दल बल, घोड़े, बम, बारूद, हथियार हर तरह से था। लेकिन जो क्या नाम है महार लोग थे इनके पास में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी या ज़्यादा हथियार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी 28,000 पेशवाओं को मात्र 500 महार सैनिकों ने मार गिराया और उनको गाजर मूली की तरह ऐसे काटा कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान में जो लोग बात करते हैं कि 56 इंच का सीना जिसका है आप सभी जानते हैं, बताते हैं,
लेकिन मैं कहूँगी कि वो 56 इंच का सीना उन महार सैनिकों का था जिन्होंने एक एक के हिस्से में 56 पेशवा आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गौरवशाली इतिहास रहा है आपका, कि मात्र 500 की संख्या में महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया। तो साथियों, वहीं से शुरू होती है भीमा कोरे गांव की जो गौरवशाली इतिहास की गाथा है, उसका जो शुरुआत हुई वो वहां से हुई। और साथियों, बताया जाता है कि ये घटनाक्रम अगर लोगों के सामने आया तो सबसे पहले इसकी शुरुआत परम पूज्य बाबा साहब ने की थी। परम पूज्य बाबा साहब हर साल वहां पर जाते थे और छोटे छोटे कार्यक्रम भी आयोजित करते थे और करवाते थे। तो धीरे धीरे कार्यक्रम आयोजित होने लगे। लेकिन साथियों, 2017 का एक ऐसा प्रकरण रहा जिस प्रकरण ने भीमा कोरे गांव की घटना को पूरे भारत देश के लोगों के सामने लाकर रख दिया। मंशा कुछ और थी, चाहते कुछ और थे, सत्ता पर बैठे हुए लोग और तथाकथित हिंदू संगठन। लेकिन कहते ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, और जो गौरवशाली इतिहास है उसको एक ना एक दिन इस देश के सामने आना ही था। और साथियों, जिस तरह से 2017 में वहां पर तमाम हिंदू संगठन जो कि संभाजी भिड़े के नेतृत्व में चल रहे थे, संभाजी भिड़े एक हिंदू नेता है और लगातार वो मनुस्मृति का समर्थन आज भी करता है। और साथियों, जो भीमा कोरे गांव की जो घटना थी वो भी कहीं ना कहीं मनुस्मृति की ही देन थी। जिस तरह से ब्राह्मणवादी लोग अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, जिस तरह से दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार शोषण कर रहे थे, वो किसी से छुपे नहीं थे। और उन्हीं का प्रतिरोध और प्रतिकार करते हुए इन 500 महारों ने एक इतिहास रचा। और 2027 में साथियों, जिस तरह से वहां पर दंगे हुए, जो हिंदू संगठनों ने दंगे किए, क्योंकि वहां पर जो बहुजन समाज के लोग थे वो हर साल शौर्य दिवस की गाथा को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने महान पुरुषों को आदरांजलि देने के लिए, क्योंकि जो शौर्य स्तंभ है वो अंग्रेजों ने बनवाया था, और जो 500 महार सैनिक है उसमें से जो महार सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम भी उस स्तंभ पर लिखवाए गए थे। तो उन्हीं महार सैनिकों को लोग आदरांजलि देने के लिए जाते थे, पुष्प अर्पित करने के लिए जाते थे। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की सरकार थी, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था की थी और तमाम हिंदू संगठन वहां पर चल रहे थे, क्योंकि 2014 के बाद में जिस तरह से आपने देखा कि सत्ता पर एक ऐसी मानसिकता की सरकार स्थापित हुई जो कहीं ना कहीं आज भी मनुस्मृति का पूरी तरीके से समर्थन करती है। और वो चाहती है कि जो मनुवादी व्यवस्था या जो मनुस्मृति के तहत जो कानून पहले देश में चल रहे थे वो आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से लागू हो, और हम कुछ संख्या में रहकर बहुत बड़े तबके को इस देश के गुलाम बना सके। तो साथियों, 2017 में ये प्रकरण रहा, और इस प्रकरण में जब लड़ाई दंगे वहां पर हुए तो बहुजन समाज के तमाम युवा, कम से कम 200-300 युवाओं को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी कम से कम 50-60 युवा जेल के पीछे सड़ रहे हैं उसी आंदोलन की वजह से। लेकिन विडंबना है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया, उन पे दंगे जैसे, फसाद जैसे बहुत सारी एलिगेशन झूठे लगाए गए, और आज भी वो लोग सलाखों के पीछे हैं। क्योंकि सत्ता आपको पता है किसकी है, किस तरह की मानसिकता, किस तरह का प्रशासन, ये किसी से छुपा नहीं है। और साथियों, तभी ये जो शौर्य दिवस का जो प्रकरण था भीमा कोरे गांव का था, ये तभी बहुत ज्यादा प्रचलन में आया, और पूरे देश के लोगों को तब पता चला कि महार जाति से आने वाले 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं के टुकड़े टुकड़े कर कर जो भीमा नदी थी भीमा कोरे गांव के पास में, उसमें किस तरह से बहा दिया था, और वहां पर इन्होंने इतिहास रचने का काम किया था। और साथियों, जब 2018 में जो भीमा कोरे गांव है, जो ये युद्ध हुआ था शौर्य दिवस का, इसको पूरे 200 साल हुए थे। और जब 200 साल इसके पूरे हुए तो पूरे भारत देश में बहुजन समाज के लोगों ने इसे बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया। और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तरह से लहर आ गई थी कि सभी लोग शौर्य दिवस की जो गाथाएं हैं उसको बताने का काम कर रहे थे, चाहे वो लिखित रूप में हो या वीडियो बनाने के माध्यम से या गाने बनाने के माध्यम से, मतलब हर तरह से शौर्य दिवस चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा था सोशल मीडिया पर। तो साथियों, 2018 में बहुत बड़े स्तर पर शौर्य दिवस का प्रचार हुआ, और भीमा कोरे गांव का जो शौर्य गाथा है वो सबके सामने आई। लेकिन साथियों, विडंबना ये है कि इस देश में जिस तरह की सरकारें हैं आज भी कहीं ना कहीं वो उस इतिहास को दोहराना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि जो पेशवाओं का शासन पहले चलता था 1600 शताब्दी से लेकर, आपने देखा कि भारत जब आज़ाद हुआ तब तक, और अगर मैं वर्तमान की बात करूं आज भी वो शासन कहीं ना कहीं
विद्यमान है, रूप बदल गए हैं, लेकिन आज भी व्यवस्था कहीं ना कहीं ऐसी बनी हुई है। अब ये मेरे एक भाई लिख रहे थे कि बहन जी आप सूर्य दिवस की बात क्यों कर रही हैं, क्या आप जातिवाद हो? अगर आप जातिवाद हो तो आप सूर्य दिवस मनाइए, लेकिन बौद्धों का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई जी मैं आपको बता दूं, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जिन सूरवीरों ने, जिन महान सैनिकों ने मात्र 500 की संख्या में 28,000 पेशवाओं के टुकड़े किए, उनको मार गिराया और उन्होंने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी और अपने मान सम्मान को स्थापित करने का काम किया, तो इस तरह की गाथाओं को समाज के बीच में रखना जरूरी हो जाता है, इस देश के युवाओं के सामने रखना जरूरी हो जाता है, ताकि कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल है वो मनोबल बढ़े और उन्हें पता चले कि हमारा इतिहास या हमारे महान पुरुष कोई छोटे मोटे नहीं रहे हैं, कमजोर नहीं रहे हैं, पिछड़े नहीं रहे हैं या शोषित नहीं रहे हैं, बल्कि वो इतने शक्तिशाली रहे हैं, वो योद्धा रहे हैं। अगर वो जिद पर आ जाए तो 500 की संख्या में होने के बाद वो 28,000 पेशवाओं के टुकड़े कर सकते हैं। तो उनके स्वाभिमान के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज जरूरी हो जाता है कि वर्तमान समय में हम उस पर चर्चा करें, क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है किस तरह से काम करे, किस तरह से सोचती है, किस तरह से विचारों का आदान प्रदान करती है, आप सभी भली भांति जानते हैं। और साथ ही जिस तरह से बहुत सारी चीजें अभी वर्तमान में घट रही हैं, क्योंकि मैंने बात की थी कि बाबा साहब नहीं होते तो शायद बहुजन समाज के लोगों को भीमा कोरेगांव की जो घटना है उसका जो गौरवशाली इतिहास है उसका नहीं पता चलता। और इसके पीछे साथियों जिस तरह से पूरा प्रकरण मैंने बताया कि मनुस्मृति ही थी जिसके कारण इस तरह की घटनाएं देश में घट रही थी। और आप सबने देखा कि जिस तरह से मनुस्मृति की अगर मैं बात करूं, मनुस्मृति अभी 25 दिसंबर को लोगों ने सेलिब्रेट किया मनुस्मृति दहन दिवस। किसी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया, किसी ने बौद्ध महोत्सव के माध्यम से किया, किसी ने मनुस्मृति का दहन करके किया। तो मैं यहाँ पर बता दूं साथियों, जो मनुस्मृति है वो हमारे मन में आज भी स्थापित है। तो हमें जरूरत है जो हमारे मन में जो दूषित विचार भरे हैं उन्हें बाहर निकाल कर मानवतावादी सोच को स्थापित कर आगे बढ़े, ताकि जो एक जातिवाद की खाई आज कहीं ना कहीं लोगों के जहन में घर कर गई है, तो आज हमें बाबा साहब की उस विरासत, उस संस्कृति को भी समझना पड़ेगा, जिस संस्कृति की बात परम पूज्य बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन इस देश के लोग अपनी सही संस्कृति को समझ जाएंगे, और खासकर बहुजन समाज से आने वाला वो तबका जो कि इस देश में 85 से लेकर 90% की संख्या में, अगर वो अपनी संस्कृति की तरफ लौटता है, अपनी संस्कृति को स्थापित करता है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करता है, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बहुजन समाज के लोग इस देश की सत्ता पर भी काबिज होंगे और अपनी संस्कृति को अच्छे तरह से प्रचारित व प्रसारित कर पाएंगे। और एक समय फिर से वो आएगा जब कहा जाता था कि भारत बुद्ध की धरती है। कहने के लिए आज भी है, लेकिन सही रूप में जो बुद्ध की धरती होनी चाहिए थी, आज वर्तमान समय में वो धरती बुद्ध की नहीं रही है। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार, साथियों आपको पता है कि कल नव वर्ष है, नव वर्ष को लोग अपने अपने तरीके से मनाएंगे, किसी ने कुछ संकल्प लिए होंगे, किसी का कुछ छूटा होगा, किसी को कुछ मिलेगा, लेकिन बहुजन समाज के लिए पहला ही दिन इतिहास के गौरवशाली अक्षरों में दर्ज है, जिसे कि भीमा कोरेगांव सूर्य गाथा के नाम से हम सभी जानते हैं, जिसे सूर्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कल भारत देश के तमाम कोने कोने में सूर्य दिवस कार्यक्रम सेलिब्रेट किए जाएंगे, बहुत सारे संकल्प लिए जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी, लेकिन वो चर्चाएं खाली हमारी मंचों तक ना रह जाएं। जरूरत है आज उन चर्चाओं को गली मोहल्ले तक लाने की, अपने युवाओं को कैडर के माध्यम तक समझाने की, अपने समस्त महिलाओं को समझाने की। क्योंकि साथियों अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से आने वाली 22 जनवरी 2024 को जिस तरह से अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर या तमाम प्लेटफॉर्म पर उसका प्रचार किया जा रहा है। आप बड़े स्तर पर देख रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोग इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है या जो मनुस्मृति है, भले आज वो लिखित रूप में ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसको स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और जो लोग आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, साथियों अगर आप नहीं जागेंगे तो मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही और ना ही कोई डर लग रहा है कि सत्ता पर बैठे हुए लोग अपनी मंशा में कामयाब हो जाएंगे। तो आज जरूरत है इस तमाम बहुजन समाज को इकट्ठा होने की,
और इकट्ठा होने कर एक दिशा में चलने की। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी संस्कृति को समझें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को जानें, क्योंकि जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे साथियों, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर उदाहरण देकर बात कहूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग बोलते हैं कि आप सत्ता हासिल कर लीजिए, अगर सत्ता हासिल हो जाएगी तो आप अपना धर्म भी बचा लेंगे, अपनी संस्कृति भी बचा लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 70 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पर। उसके बाद 2014 से अब तक, मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं 8-9 साल हो गए, 10 होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप पूरा सिनेरियो उठाकर देख लीजिए कि आरएसएस ने लगातार इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत अपनी जड़ें जमाए रखी और आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक लगातार उन्होंने शाखाओं के माध्यम से, तमाम संगठनों के माध्यम से जो सांस्कृतिक परिवर्तन किया, और उसी सांस्कृतिक परिवर्तन का नतीजा रहा कि 2014 में वो फुल फ्लैश सरकार में आए। तो साथियों, आज ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ नहीं कमी कर रहे हैं। आज जो सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन विडंबना है कि वो लोग सिर्फ मैं नेता में उलझकर रह गए हैं। चुनावी जो दौर आता है उसके लिए संगठन बना लेते हैं, अपना थोड़ा सा अस्तित्व दिखाने के लिए संगठन बनाते हैं, लेकिन विडंबना है कि जिस सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ उन्हें काम करना चाहिए उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि नीलम जी आप नाम लेकर बोल देते हो, और आपके जो पति हैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, वो भी नाम लेकर आलोचना करते हैं। तो साथियों, हम आलोचना नहीं करते बल्कि चर्चा करते हैं, और चर्चा करने में अगर किसी को बुरा लगता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज़ें पता है तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है, तो हम उस चीज़ से अपने लोगों को अवगत कराएं कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाकर हम अपनी अस्मिता, अपने मान सम्मान को बचा सकते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा को बचा सकते हैं। तो साथियों, सच कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं ये सोचकर चुप हो जाऊं, ये सोचकर सच ना बोलूं कि सामने वालों को बुरा लग जाएगा, तो साथियों मुझ में और फिर दूसरे उन चापलूस लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा जो अपने समाज को ही आज डुबोने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आज की जो लाइव चर्चा थी ये रही, और आप लोग इतनी भारी सामान हमसे छीन लिया गया। एक आंदोलन और हुआ था, उसमें भी कुछ इस तरह का ही माहौल हमारे साथ हुआ। और अभी वर्तमान में जिस तरह से अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर से लेकर जो 3 नवंबर तक हम गोरखपुर बिछुआ जेल की सलाखों के बीच में रहे, तो कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे साथ में घटी। लेकिन साथियों, उन घटनाओं से हम टूटे नहीं, बल्कि उन घटनाओं से हम और निखरे हैं और निखर कर आपके सामने आए हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मनोबल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मनोबल बढ़ाने के लिए घटती हैं। तो हमें सही दिशा में बढ़ना चाहिए, ये हमारा अपना मन है, हमारा चित्त है। अगर हम सही सोचेंगे तो सही होगा, अगर उसको हम हताशा की तरफ लेंगे या गलत दृष्टि से देखेंगे तो गलत होगा। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि 2024 इस देश के लिए बहुत अच्छा हो, और इस देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों को सद्बुद्धि आए और वो इस देश के तमाम लोगों के लिए काम करें। तो साथियों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आज की जो अपनी लाइव चर्चा उसको समाप्त करती हूँ और आप सबसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्ध।